स्वागत। आज हम भारतीय संविधान की जड़ों तक जा रहे हैं। उसके एक ऐसे हिस्से को समझने के लिए जो शायद सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देता है। जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ तो भारतीय नागरिक कौन था? हमारे सामने है संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक। यही वो नियम है, मतलब जिन्होंने तय किया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक किसे माना जाएगा। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि भाई बंटवारे की उथल पुथल और एक नए राष्ट्र के जन्म के बीच नागरिकता की ये पहली परिभाषा कैसे गढ़ी गई। ये सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं हैं, ये उस वक्त की कहानी कहती हैं। आइए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये परतें खोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह अनुच्छेद महज अतीत का दस्तावेज नहीं है। इन्होंने वो बुनियाद रखी जिस पर आज भी भारत की नागरिकता की पूरी इमारत टिकी है। ये समझना कि उस खास ऐतिहासिक मोड़ पर, मतलब बंटवारे जैसी त्रासदी के साए में ये नियम क्यों और कैसे बने, हमें आज के संदर्भों को समझने में भी मदद करता है। ये एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला का हिस्सा थे। तो प्रयोगशाला का पहला प्रयोग था अनुच्छेद 5। ये उन लोगों के बारे में है जो संविधान लागू होने के वक्त भारत में ही थे। सीधी सी बात लगती है। इसमें कहा गया कि हर वो व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास हो और जो 3 शर्तों में से कोई एक पूरी करता हो। या तो वो भारत में जन्मा हो, या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से मामूली तौर पर भारत में रह रहा हो। ये अधिवास क्या है? क्या ये सिर्फ रहना है, मतलब सिर्फ रेजिडेंस? नहीं, सिर्फ रहना नहीं। अधिवास या डोमिसाइल सिर्फ रहने से थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब है किसी जगह पर अनिश्चित काल तक रहने का इरादा रखना, उसे अपना स्थायी घर मानना। तो अनुच्छेद 5 ने कहा कि अगर आप भारत को अपना स्थायी घर मानते हैं, मतलब आपका अधिवास यहाँ है और साथ ही आपका भारत से गहरा नाता है, जन्म से, माता पिता के जन्म से, या कम से कम 5 साल यहाँ रहने से, तो आप नागरिक हैं। ये एक तरह से उन लोगों को स्वाभाविक नागरिकता दे रहा था जो बंटवारे के बाद भारत में ही थे और यहीं अपनी जिंदगी देख रहे थे। ये भारत के स्थायी निवासी की पहचान थी, इरादे के साथ। अच्छा, ये तो हुई उन लोगों की बात जो भारत में ही थे। लेकिन लाखों लोग सरहद पार करके आए थे, खासकर पाकिस्तान से। उनके लिए तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। अनुच्छेद 6 इसी बड़ी और मुश्किल हकीकत को संबोधित करता है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर हमें संविधान निर्माताओं की व्यवहारिकता दिखती है। देखिए, बंटवारे के कारण हुआ विस्थापन अभूतपूर्व था। तो अनुच्छेद 6 ने पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता के नियम बनाए, लेकिन एक बहुत अहम तारीख के आधार पर इसमें फर्क किया, 19 जुलाई 1948। हाँ, ये तारीख। इसमें 2 स्थितियां हैं जैसा मैंने समझा। अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हों, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया था और तब से यहीं रह रहा है, तो उसे नागरिक मान लिया गया। सिंपल। लेकिन अगर वो इस तारीख को या इसके बाद आया तो प्रक्रिया थोड़ी अलग थी, है ना? बिल्कुल। जो लोग 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए, उनके लिए सिर्फ आ जाना काफ़ी नहीं था। उन्हें नागरिकता के लिए बाकायदा एक आवेदन देना होता था। फिर एक सरकारी अधिकारी द्वारा उनका पंजीकरण किया जाता था। और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना भी ज़रूरी था। ये जो तारीख है 19 जुलाई 1948, ये कोई हवा में तय नहीं हुई थी। हाँ, इसका क्या महत्व था? ये डेट क्यों चुनी गई? असल में ये वो तारीख थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने को नियंत्रित करने के लिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था। ये परमिट सिस्टम दरअसल एक तरह का वीज़ा या आधिकारिक अनुमति पत्र था, जिसे दोनों सरकारों ने लोगों की बेतरतीब अनियंत्रित आवाजाही को रोकने और उसे थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए शुरू किया था। तो संविधान ने इसी तारीख को आधार बनाया। इससे पहले आने वालों को मान लिया गया कि वे भारत में ही बसने आए हैं, लेकिन इसके बाद आने वालों से उम्मीद की गई कि वे अपनी मंशा जाहिर करें और एक प्रक्रिया पूरी करें। ये उस वक्त की असाधारण स्थिति से निपटने का एक तरीका था, सहानुभूति भी और व्यवस्था बनाने की कोशिश भी कह सकते हैं। ये समझना दिलचस्प है कि कैसे एक प्रशासनिक तारीख नागरिकता तय करने का आधार बन गई। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। वो लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए। अनुच्छेद 7 उनके बारे में है। ये कहता है कि अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यहाँ भी एक तारीख है, 1 मार्च 1947। ये क्यों? हाँ, और ये तारीख भी महत्वपूर्ण है।
देखिए 1 मार्च 1947 तक आते आते ये अंदाजा लगने लगा था कि बंटवारा शायद होकर रहेगा और बड़े पैमाने पर लोगों का इधर उधर जाना शुरू हो सकता है। विभाजन की आहट तेज हो गई थी। तो इस तारीख के बाद पाकिस्तान वाले इलाके में जाने को एक तरह से ये संकेत माना गया कि व्यक्ति ने अपना भविष्य शायद पाकिस्तान में चुना है। इसलिए सामान्य नियम ये बना कि ऐसे व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक पेच है। मैंने देखा अनुच्छेद 7 में एक परंतु यानी प्रोवाइजो भी है। वो क्या कहता है? हाँ, वो परंतु एक तरह की वापसी का दरवाजा खोलता है, लेकिन बहुत सीमित। वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाने के बाद भारत वापस लौट आता है, लेकिन कैसे? किसी कानून के तहत मिले पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट के साथ, तो फिर उस पर अनुच्छेद 7 का सामान्य नियम लागू नहीं होगा। ऐसे लौटे हुए व्यक्ति के साथ फिर वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा अनुच्छेद 6 ख में था, यानी जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे, उन्हें भी पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अच्छा, तो मतलब पाकिस्तान जाने का मतलब था नागरिकता छोड़ना जब तक कि आप सरकार की विशेष अनुमति से वापस ना आए हों। ये अनुच्छेद 6 और 7 मिलकर बंटवारे से पैदा हुई दोनों तरफ की आवाजाही को कम से कम कानूनी तौर पर संभालते हैं। लेकिन क्या ये व्यावहारिक था? मेरा मतलब है उस उथल-पुथल में कितने लोग परमिट लेकर या इतने औपचारिक तरीके से वापस आ पाए होंगे? जमीनी हकीकत तो अलग रही होगी। बिना किसी परमिट या दस्तावेज के इधर उधर हुए। ये प्रावधान एक कानूनी ढांचा तो देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस वक्त हर व्यक्ति की स्थिति को पूरी तरह समेट पाए हों। ये उस वक्त की अभूतपूर्व चुनौतियों का कानूनी समाधान ढूंढने की एक कोशिश थी, जिसकी अपनी सीमाएं रही होंगी, जाहिर है। सही बात है। अब तक हमने भारत में मौजूद लोगों और पाकिस्तान से आने जाने वालों की बात की, लेकिन बहुत से भारतीय या भारतीय मूल के लोग उस वक्त दुनिया के दूसरे देशों में भी रह रहे थे। उनका क्या हुआ? क्या संविधान ने उन्हें भी नागरिकता का कोई रास्ता दिया? हाँ, बिल्कुल। और ये अनुच्छेद 8 में किया गया। ये उन लोगों के लिए था जो खुद या जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रह रहे थे, जैसे केन्या में या ब्रिटेन में या कहीं और। तो उनके लिए क्या शर्त थी नागरिक बनने की? शर्त ये थी कि उन्हें उस देश में जहां वे रह रहे थे, भारत के राजनयिक, डिप्लोमैटिक या कॉन्सुलर प्रतिनिधि के पास, मतलब एम्बेसी या कॉन्सुलेट में, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदन करना था। अगर उनका आवेदन स्वीकार हो जाता और वे पंजीकृत हो जाते, तो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाता। ये आवेदन संविधान लागू होने से पहले या बाद में भी दिया जा सकता था, बशर्ते वो भारत सरकार अधिनियम 1935 या इस संविधान के तहत परिभाषित भारतीय हों। ये तो बड़ी दूरदृष्टि वाली बात लगती है। मतलब संविधान निर्माता सिर्फ भारत की जमीन पर मौजूद लोगों को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों को भी भारत से जोड़ना चाहते थे। एक तरह से ग्लोबल इंडिया की सोच। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि नागरिकता की अवधारणा सिर्फ भूगोल या उस वक्त की मौजूदगी तक सीमित नहीं थी। इसमें वंश, जस सैंग्विनिस और पहचान का तत्व भी शामिल था। ये भारतवंशी या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की अवधारणा को संवैधानिक मान्यता देने जैसा था। ये भारत के वैश्विक जुड़ाव की नींव रखने जैसा था, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। हाँ, ये बात तो है। अब आते हैं अनुच्छेद 9 पर। ये छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। सीधी बात, दोहरी नागरिकता नहीं। हाँ, ये अनुच्छेद एकल नागरिकता के सिद्धांत को बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। इसका आधार था निष्ठा का सिद्धांत, मतलब लॉयल्टी। माना गया कि एक व्यक्ति एक ही समय में 2 देशों के प्रति पूरी राजनीतिक वफादारी नहीं निभा सकता, खासकर उस दौर में जब राष्ट्र राज्य की अवधारणाएं बहुत मजबूत थीं और बंटवारे ने निष्ठा के सवाल को और तीखा कर दिया था। तो अगर आपने स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से, किसी और देश की नागरिकता चुनी, तो ये माना गया कि आपने भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया है ऑटोमेटिकली। दिलचस्प बात यह है कि ये एकल नागरिकता का सिद्धांत, जो शायद उस वक्त की जरूरतों से जन्मा था, आज भी भारत की नागरिकता नीति का आधार है, जबकि दुनिया के कई देश अब दोहरी या एकाधिक नागरिकता को ज्यादा स्वीकार करने लगे हैं। ये बिल्कुल सही नुक्ता उठाया आपने। ये दिखाता है कि कैसे संविधान में लिए गए शुरुआती फैसले लंबे समय तक नीति को आकार देते हैं। उस वक्त एकल नागरिकता का तर्क शायद ज्यादा मजबूत लगा होगा, लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में इस पर नई बहसें होती हैं।
बहरहाल ये संविधान के बुनियादी सिद्धांतों में से एक बन गया। तो अब तक हमने देखा कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत नागरिक कौन बना और अनुच्छेद 9 के तहत किसकी नागरिकता खत्म हुई। लेकिन जो नागरिक बन गए, क्या उनकी नागरिकता हमेशा के लिए पक्की थी? अनुच्छेद 10 इसी सवाल का जवाब देता है, लेकिन एक शर्त के साथ, जैसा आपने कहा। हाँ, अनुच्छेद 10 कहता है कि जो भी व्यक्ति इन शुरुआती अनुच्छेदों भाग 2 के तहत भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वो नागरिक बना रहेगा। ये एक तरह का आश्वासन था, नागरिकता को स्थायित्व देने की कोशिश। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पुछल्ला जोड़ा गया है, संसद द्वारा बनाई जाने वाली किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है इसके? या असीमित अधिकार नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये अधिकार भविष्य में संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों के दायरे में रहेगा। संसद चाहे तो भविष्य में नागरिकता से जुड़े नियमों को बदल सकती है, उन्हें रेगुलेट कर सकती है, शर्तें लगा सकती है। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश थी, वर्तमान नागरिकों को सुरक्षा देना, लेकिन भविष्य के लिए संसद के हाथ खुले रखना। और यही दरवाजा पूरी तरह खुलता है अनुच्छेद 11 में, जो इस भाग का आखिरी अनुच्छेद है। ये तो सीधे सीधे संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 11 एक तरह से संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखाता है। उन्होंने महसूस किया कि अनुच्छेद 5 से 8 तक के नियम मुख्य रूप से संविधान लागू होने के समय की खास और जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए थे, बंटवारा, विस्थापन वगैरह। लेकिन नागरिकता कोई स्थिर चीज नहीं है। भविष्य में नई स्थितियां पैदा होंगी, नई जरूरतें सामने आएंगी। इसलिए उन्होंने नागरिकता हासिल करने, एक्विजिशन, खत्म करने, टर्मिनेशन और इससे जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने की पूरी और स्थायी शक्ति भारत की संसद को सौंप दी। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। हाँ, और उसमें समय समय पर बदलाव भी होते रहे, जो हम सब जानते हैं। बिल्कुल सही कहा। अनुच्छेद 11 ने ही संसद को वो संवैधानिक आधार दिया जिससे वो भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नागरिकता कानून बना सके। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता नागरिकता को एक विकसित होने वाली अवधारणा, एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट के रूप में देख रहे थे। स्वी उभरती है। ऐसा लगता है कि ये उस वक्त के बहुत बड़े मानवीय संकट यानी बंटवारे का कानूनी जवाब ढूंढने की कोशिश थी, साथ ही एक नए राष्ट्र के लिए नागरिकों की पहचान तय करने का प्रयास भी। बहुत कॉम्प्लेक्स था ये। हाँ, ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये अनुच्छेद दिखाते हैं कि नागरिकता तय करने के लिए कोई एक सीधा फॉर्मूला नहीं था। जन्म स्थान, भारत में जन्म, वंश, माता पिता, दादा दादी का जन्म, रिवास, भारत में रहना, प्रवासन, पाकिस्तान से आना या जाना और पंजीकरण, विदेशों में या विशेष मामलों में, इन सभी आधारों का मिश्रण इस्तेमाल किया गया। ये उस वक्त की असाधारण परिस्थितियों का एक व्यवहारिक हल निकालने का प्रयास था, बहुत सोचा समझा प्रयास। साथ ही इन अनुच्छेदों ने भविष्य के लिए कुछ अहम सिद्धांत भी तय कर दिए। एकल नागरिकता का सिद्धांत, अनुच्छेद 9, मौजूदा नागरिकों के अधिकारों का स्थायित्व लेकिन संसद के अधीन, अनुच्छेद 10, और नागरिकता पर कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद के पास होना, अनुच्छेद 11। ये सिर्फ तत्कालीन समस्याओं का समाधान नहीं था, बल्कि भविष्य के भारत के लिए नागरिकता की रूपरेखा भी थी। एक नींव रखी गई। ये जानना वाकई अहम है कि ये शुरुआती नियम कितने संदर्भ विशिष्ट थे, मतलब उस ऐतिहासिक पल की जरूरतों के हिसाब से गढ़े गए थे। ये महज कानून नहीं, इतिहास के आईने जैसे हैं। और फिर भी इन्होंने आने वाले दशकों के लिए नागरिकता कानूनों की एक ठोस बुनियाद रखी। कमाल की बात है। तो आज हमने संविधान के उन शुरुआती पन्नों को पलटा जिन्होंने ये तय किया कि कौन इस नए राष्ट्र भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर हमारी नागरिकता की वर्तमान समझ और कानून टिके हैं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, जैसे संविधान निर्माताओं ने उस समय की चुनौतियों, बंटवारा, बड़े पैमाने पर विस्थापन, एक नई पहचान गढ़ना का सामना करने के लिए ये नियम बनाए, वैसे ही आज की बदलती दुनिया की चुनौतियां अलग हैं। वैश्वीकरण, तकनीक, जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला विस्थापन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के नए पैटर्न्स, ये सब नागरिकता की अवधारणा पर नए सवाल खड़े करते हैं। भविष्य में नागरिकता की परिभाषा कैसे विकसित हो सकती है? क्या हमें नए सिद्धांतों या आधारों पर सोचने की जरूरत पड़ेगी?
जैसे हमारे संस्थापकों ने अपने समय में सोचा था? ये एक जरूरी सवाल है जिस पर विचार करते रहना होगा। बिल्कुल सही कहा। ये विचार हमें भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। इसी सोच के साथ ये थी हमारी आज की पड़ताल भारतीय नागरिकता की शुरुआत पर। उम्मीद है ये जानकारी सबके लिए उपयोगी और विचारोत्तेजक रही होगी।